मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि केरल में किस तरीके से एक प्राकृतिक आपदा आई है और दुर्भाग्य से उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और ये जो आपदा आई है, ये आप जानते हैं कि वायनाड की आबादी वाले 4 गांव में आई है। ये वायनाड केरल में है और हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, घटना क्या रही, आप सब अखबारों में पढ़ चुके हैं। भूस्खलन की घटना रही। भूस्खलन यानी कि जो पहाड़ होते हैं, किसी वजह से जो उनकी मिट्टी है वो दरक करके नीचे आ जाती, सड़कों पर आ जाती है, या वहीं घाटी में जो आबादियां बसी हुई होती हैं उन गांवों में पहुंच जाती है। और जब ये पहुंचती है तो अपने साथ विनाश लेकर के आती है, क्योंकि वो थोड़ी मोड़ी मिट्टी नहीं होती, मलबा होता है, मलबे का ढेर होता है। और चूंकि भूस्खलन की घटनाएं बरसात में पानी की वजह से होती हैं, तो अपने साथ वो पानी भी लेकर के आती हैं। बाढ़ अपने आप में कम विनाशक नहीं होता। एक तो बाढ़ और ऊपर से मलबा, और वो भी पहाड़ से तेजी से जमीन पर आ रहा हो घाटी में, उसकी स्पीड सोच करके देखिए, इससे बड़ी आपदा और क्या हो सकती है। तो हम इस विषय पर कुछ बातें करेंगे। मैं घटना पर नहीं आ रहा हूं, घटना के बारे में आप जान चुके हैं कि खासकर यहां वायनाड में बसे हुए जो 4 गांव थे, वो 4 गांव के नाम है चूरलमाला, अट्टामाला, नुलपूझा और मुंडकई। में जो आबादियां रह रही थीं, बहुत बड़े विनाश का सामना उनको करना पड़ा है। अब हम सीधे सीधे विषय पर आते हैं। 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से। जो ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। आपके सिलेबस में बकायदे डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन का विषय है। तो सीधी सी बात है कि आपदा प्रबंधन की घटना है, करेंट है, इसलिए आपदा प्रबंधन से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है और वहां उदाहरण की जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि यह उदाहरण सटीक हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको इस उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, 2 मुख्य उसके रूप हैं। एक वह आपदा जो प्रकृति के माध्यम से आती है। वायनाड की जो आपदा है वो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार जमकर बारिश हो रही है। और सीधी सी बात है कि जब लगातार बारिश होती रहती है तो मिट्टी गीली हो जाती है। मिट्टी गीली होने से वो कमजोर पड़ जाती है और फिर वो टूट टूट करके नीचे की ओर खिसकने लगती है। नो डाउट कि इन्हें रोका जा सकता है, रोकने के दूसरे उपाय हैं, उन पर हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन इस रूप में हम कह सकते हैं कि यह मूलतः प्राकृतिक आपदा है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं मनुष्य के रूप में कि इस प्राकृतिक आपदा से बचाव के उपाय कर सकते हैं। बचाव के 2 रूप होते हैं। पहला तो यह है कि हम पूर्व चेतावनी दे सकें, और दूसरा यह है कि पहले से ही हम कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जब ये आपदाएं आएं तो उनसे कम नुकसान हो, और यदि आपदा आ ही गई तो हम बकायदे अपने लोगों की सुरक्षा कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, वो है मनुष्य निर्मित आपदा। हम भी आपदा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। बारिश तो होती ही रहती है, बारिश तो होगी ही। हमने इस आपदा को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमने पानी के निकास द्वारों को चारों तरफ से बंद कर दिया, तो पानी तो इकट्ठा होगा ही, वो बेसमेंट में भर गया। तो ये मनुष्य निर्मित आपदा है। सच पूछे तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो कम अपराध से भरी होती हैं बजाय मनुष्य निर्मित आपदाओं के। अब फिर एक सवाल उठता है कि ये जो वायनाड में जो घटना घटी है, क्या वो पूरी तरह से प्रकृति निर्मित ही आपदा है? क्या मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं है? अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि नहीं, मनुष्य भी इसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। नो डाउट कि प्रकृति इस रूप में जिम्मेदार है। अखबारों में आपने पढ़ा है कि अरब सागर में लगातार तापमान बढ़ रहा था। अब आप देखिए कि हम वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, पश्चिम घाट की। पश्चिम घाट में अरब सागर है और लगातार उसका तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा? जो पानी है भाप बन करके ऊपर उठेगा, उससे घने बादल निर्मित होंगे,
और जब घने बादल निर्मित होंगे तो सीधी सी बात है कि घनघोर वर्षा होगी। तो पिछले कई दिनों से केरल में घनघोर बारिश हो रही थी और उसके नतीजे के रूप में अंततः हमें यह दुर्घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस रूप में तो ये प्राकृतिक है, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है जिस पर पूरे देश में बातचीत हो रही है और एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं। और वो ये है कि खासकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो पर्यटन स्थल के रूप में बहुत तेजी से अपने आप को विकसित कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पर्यटन, और बकायदे उनके ऐड दिए जाते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जब आप उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको पर्यटकों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो पर्यटकों को किस तरह की सुविधाएं चाहिए? वहां तक वे आराम से पहुंच सकें, पहुंचने के बाद वे आराम से वहां रह सकें, यानी कि मकानों का निर्माण होगा, यानी कि सड़कों का निर्माण होगा, और जो दूसरी सुविधाएं होती हैं उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसका मतलब है कि आपको पहाड़ों के इकोलॉजी सिस्टम है उस पर आघात करना पड़ेगा। अगर आपको मकान बनाने हैं तो आपको चट्टानें तोड़नी पड़ेंगी, और ये तो कहने की जरूरत नहीं कि वो चट्टान ही तो है जो मिट्टी को बांध करके रखती है। आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि पेड़ की जड़ें ही तो है जो मिट्टी को बहने से रोकती हैं और मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो अब आप पेड़ भी काट रहे हैं, आप बकायदे चट्टानों को भी तोड़ रहे हैं, आप बकायदे सुरंग भी बना रहे हैं। तो कल्पना करके देखिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके, मिट्टी की क्या हालत होगी। कि मिट्टी की जो पकड़ है, जो मजबूती है, उसे हम कमजोर कर रहे हैं। तो हमने मिट्टी को कमजोर कर दिया और ऊपर से बारिश तो हो ही रही है। तो ऐसे में भूस्खलन ही उसका अंतिम परिणाम होता है, जिसका अभी वायनाड साक्षी बना है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि सबसे पहले हमें इस पर विचार करना होगा कि हम अपने विकास को किस सीमा तक आगे बढ़ाएं। नो डाउट एक पक्ष यह भी है कि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, हमें उनके आर्थिक जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, उनके जीवन की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनके जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी मई के महीने में मैं और मेरी पत्नी हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे। हम लोगों ने कालका जी से एक ट्रेन पकड़ी जो वर्ल्ड हेरिटेज में आती है, जो टॉय ट्रेन कहलाती है, और हम लोग शिमला तक गए। आप ताज्जुब करेंगे, दाहिने साइड में हम जब देखते थे, जब कहीं भी स्टेशन पर आकर के हमारी ट्रेन रुकती थी, छोटी सी ट्रेन थी, छुक 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 चलती थी। अच्छा, ये शहर आ गया, और जब आप शहर को देखिए तो पहाड़ पर पूरे के पूरे केवल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स दिखाई देती थी। पेड़ तो ढूंढने पड़ेंगे वहां। ऐसी स्थितियों में स्वाभाविक तौर पर पहाड़ों के साथ किया जाने वाला छेड़छाड़ हमें विनाश की ओर लेता चला जा रहा है। दोस्तों, ये इस घटना के बारे में कुछ बातें थी। परीक्षा की दृष्टि से आपको कुछ विशेष तथ्यों पर ध्यान देना होगा। ये जो वायनाड है ये पश्चिम घाट पर है। पश्चिम घाट हमारे देश की जैव विविधता का भंडार है। तो आपको पश्चिम घाट पर एक अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए कि इसकी किस तरह की विशेषताएं हैं, उस पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, खासकर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। राइट, मैं आपको बता चुका हूं कि ये भूस्खलन की समस्याएं क्यों हो रही हैं। बहुत ही सामान्य सी समस्याएं हैं। मेरे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा कि बाकायदे मैंने इसकी बहुत विस्तार के साथ चर्चा की है, आप वहां भी जा करके देख सकते हैं। यहां मैं आपको 2-3 पॉइंट्स वे बताना चाहूंगा जो सुरक्षात्मक उपाय दूसरे देशों ने किए हैं, उनके बारे में आप जानिए, और उसमें हम भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम उत्तराखंड में है, बांधों की ढलानों की कटाई करने के बाद उनके बहुत अच्छे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। ऐसे उपाय दूसरे स्थानों पर भी किए जा सकते हैं। जापान ने क्या किया है, वहां की पहाड़ियों को स्थिर बनाए रखने के लिए कल्पना करके देखिए कि जालियां तक लगाई गई हैं। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो कुछ हिस्सों में आपको उस तरह की जालियां देखने को मिलेंगी। खासकर जब आप सुरंग से गुजर रहे होंगे तो आप देखिए कि उनकी मिट्टी और पत्थर टूटकर ट्रैक पर ना आ जाएं, तो बाकायदे वहां भी जालियां लगाई गई हैं। नो डाउट कि यह खर्चीला काम है, लेकिन जापान ने ऐसा करके अपने इस तरह के आपदा को काफी कुछ कम कर दिया है। दोस्तों, मजेदार बात है कि ताइवान ने तो अपने यहां दबाव मापी यंत्र लगा दिए। छोटा सा देश है, दबाव मापी यंत्र। उस दबाव मापी यंत्र से उन्हें यह पता लग जाता है कि पहाड़ पर कितना दबाव है, और पहाड़ पर कितना दबाव है इससे उन्हें पता लग जाता है कि अब पहाड़ के साथ क्या घटना घटित होने वाली है, और वो बकायदे
अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देते हैं। ये मैंने कुछ देशों के आपको उदाहरण दिए हैं। मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, हमें उन्हें मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए, कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो वहां रह रहे हैं और उनका कंसर्न भी है, उनका जीवन उसी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर खासकर ऐसे स्थानों पर जहां भूस्खलन की समस्याएं ज्यादा होती हैं, कैंडल नट, ब्रेड फ्रूट और बांस जैसे पेड़ लगाए जाएं और वेटियर जैसी घास लगाई जाएं, तो इनमें पहाड़ों की मिट्टी को थामे रखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो ये कुछ उपायों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। एक दो तथ्य और फ्रेंड्स यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जैसा कि मैंने कहा कि भूस्खलन के प्रति बहुत ही प्रोन एरिया है और केरल तो बहुत ही ज्यादा है। केरल में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। हमारे देश में जितनी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, कल्पना करके देखिए कि उसकी लगभग 60% घटनाएं सिर्फ केरल में होती हैं। इसका मतलब है कि इस बारे में केरल स्टेट पर विशेष ध्यान दिए जाने की बेहद जरूरत है। पर्यटन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हमें मर्यादाएं निर्धारित करनी होंगी, तभी हम अपने पर्यटकों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। आपने उत्तराखंड वगैरह में जो इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, उनके बारे में भी सुना है और अखबारों में आप पढ़ते भी रहते हैं। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।